यस, तो बच्चे आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज शेल। पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमको आज मेन टॉपिक पढ़ना है। तो समझिए, डायग्राम देख के आपको लग रहा होगा कि क्या अजीब सा डायग्राम है, किस तरीके की चीजें हैं। तो पहले इसका जरा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चे, ये फॉर्मूला था V इक्वल टू KQ अपॉन R, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम क्या देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल का मतलब होता है ये जो शेल दिख रहा है ना, इसके ऊपर चार्ज ऐसे है। इसको चलो मैं यहां नहीं बनाता, यहां बनाने से डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको मैं अलग से आपको दिखाता हूं कहीं पे। इसका मीनिंग क्या निकलता है, मीनिंग समझना जरूरी है। ये एक शेल है, शेल का मतलब अंदर से हॉलो है, और यहां पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है शेल की, वो कैपिटल R मान लेते हैं, ओके। अब सुनिए क्या था यहाँ पे, अगर बेटा मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बाहर निकालना हो किसी पॉइंट पर, हमारे पास तीन डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया, एक पॉइंट मेरे पास, इसको नंबर 2 पॉइंट मान लेता हूं, और इसको नंबर 3 पॉइंट मान लेता हूं। यानी कि एक पॉइंट कहां हो गया, आउटसाइड द शेल, दूसरा ऑन द शेल, और तीसरा इनसाइड। तो अब क्या होगा, देखिए क्या क्या वैल्यू होती है बेटा। आउटसाइड द शेल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था V इक्वल टू KQ अपॉन R। बेसिकली पोटेंशियल का फॉर्मूला तो KQ अपॉन R होता ही है। जब आप शेल के बाहर की बात कर रहे होते हैं, तो जितना भी चार्ज होता है उसको हम सिंगल पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं कि एक ही पॉइंट पर होगा। तो अब V इक्वल टू KQ अपॉन R तो हो गया आउटसाइड द शेल के लिए। सरफेस पे अगर बात करेंगे तो सरफेस पे वैल्यू कितनी आएगी, सरफेस पे वैल्यू आएगी V इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R। क्यों, क्योंकि स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r क्या था, ओवरऑल डिस्टेंस था। सरफेस के बाहर क्या होगा, ये कब था, व्हेन r ग्रेटर देन r, ठीक है। सरफेस के ऊपर क्या होगा, आप सरफेस के ऊपर स्मॉल r को आप कैपिटल R लिख लेते हैं, तो इसी फॉर्मूले के अंदर स्मॉल r के लिए कैपिटल R आ जाएगा। अब सरफेस के अंदर क्या होगा, सरफेस के अंदर हमारे पास V इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r आना चाहिए, यानी कि r लेस देन r। ये तीन कंडीशन होगी ना। एक कंडीशन हो गई कि सरफेस के बाहर क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा, और सरफेस के अंदर क्या होगा। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा, इसमें एक ट्विस्ट है। हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि चलो ये तो ठीक है, बाहर का पता लग रहा है, सरफेस के ऊपर स्मॉल r की जगह कैपिटल R आपने रख लिया, लेकिन सरफेस के अंदर मैं स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R ही रखूंगा, कि इसका पोटेंशियल उतना ही आएगा जितना सरफेस के ऊपर। अब ये हमको लगता है कि क्या अजीब सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल हो वो उसके अंदर आ जाए। इसको हम प्रूव करेंगे। तो आप समझिए जरा क्या चीज थी। अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या क्या है, मैं एक बार समरी कर रहा हूं इसकी, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास एक शेल था, ठीक है, कंडक्टिंग शेल है, और शेल के अंदर, शेल का मतलब है क्या, उसके अंदर कुछ नहीं, खाली जगह, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस, ओके। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां का निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो ग्राफ बना रखा है मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और R के बीच में। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीन जगह निकालना है, आउटसाइड द शेल, एट द सरफेस एंड इनसाइड द शेल, तीन जगह। तो अगर मैं बात करता हूं कि आउटसाइड द शेल क्या होगा, तो आउटसाइड द शेल के लिए बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है V इक्वल टू KQ अपॉन R। तो वहां पर आउटसाइड द शेल के लिए अगर R ग्रेटर देन R हो जाता है, कैपिटल R तो इसकी क्या थी, रेडियस थी ना, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज कैपिटल R। तो अगर मैं बाहर की बात करता हूं तो इसका मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा है, और स्मॉल r की वैल्यू अगर कैपिटल R से ज्यादा होती है तो उस केस में क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला आपके पास लग रहा है V इक्वल टू KQ अपॉन R, एंड बिकॉज़ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, तो वो कम होता चला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा डिस्टेंस के साथ साथ। सरफेस पे रखेंगे तो क्या होगा, सरफेस पे रखने का मतलब होता है R इक्वल टू R, ठीक सरफेस पे अगर निकालना है तो R इक्वल टू R रखने के बाद V इक्वल टू KQ अपॉन R आएगा। ये दोनों चीजें आसान है। मेन बात यह है कि इनसाइड के लिए पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं है। आपको याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, सरफेस पर भी कोई वैल्यू फिक्स होती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसको लिख लेते थे, ठीक है। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज जीरो।
इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है। अब ये कितनी कमाल की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। अब मैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से लिखवा देता हूं कि फर्स्ट क्या चीज थी हमारे पास। फर्स्ट था हमारे पास आउटसाइड, आउटसाइड आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल का मतलब होता है आर ग्रेटर देन आर, और वहां पे V का फॉर्मूला था कि Q अपॉन स्मॉल r दैट गिव्स यू V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। तो ये तो फॉर्मूला था, ठीक है। फिर सेकंड था हमारे पास एट सरफेस ऑफ शेल, सरफेस ऑफ शेल यानी कि r इज इक्वल टू r, वहां पे कितना है V इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैंने बोला है कि थर्ड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही आएगा जितना कि सेकंड में है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आंसर अलग आता है, वो जीरो आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा। वो कैसे नहीं आएगा, चलो इसको देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं थर्ड को आपको प्रॉपर फॉर्म में दिखाऊं, पहले मैं समझा देता हूं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन है हमारे पास, फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन था, हमने इसको ड्राइव भी किया था, और मैंने आपको बताया था कि dV अपॉन dr का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब सुनो, अब क्या है, अब मेरे पास ये है कि मैं बोलता हूं कि अगर मैं अंदर आता हूं, ठीक है, इसको समझने के लिए हम ये काम करते हैं कि इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं A पॉइंट और इस पॉइंट को मान लेता हूं B पॉइंट। ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो यहां पर आपको पता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना होगा, इस पॉइंट बी पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, माइनस dV अपॉन dr। अब देखो बच्चे, आपको पता है dV का मतलब क्या है, dV का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच का, A पॉइंट और B पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं लिख लेता हूं माइनस का VB माइनस VA, कुछ भी अगर आप VA माइनस VB लिखना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है, अपॉन dr। ये आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने यहां जीरो लिख दिया, A से लेकर B तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो था तो वो VB माइनस VA, आप चाहे तो VA माइनस VB लिख दे, ये डिपेंड करता है हम A से B की तरफ जा रहे हैं कि B से A की तरफ जा रहे हैं। अपॉन में dr आ गया, मल्टीप्लाई करोगे अगर तो dr की मल्टीप्लाई इधर आएगी तो जीरो आएगा, इसका मतलब कितना हुआ, माइनस का VB माइनस VA। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखना चाहूंगा कि अगर ये मेरे पास आ गया जीरो इक्वल टू माइनस VB माइनस VA, तो माइनस साइन की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे मिल जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू जीरो, VB माइनस VA इक्वल टू जीरो। तो फिर VB इज इक्वल टू VA आता है। क्या मीनिंग पता लगा, मीनिंग ये पता लगा कि अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी कि जो A पे पोटेंशियल है और जो B पे पोटेंशियल है उन दोनों का डिफरेंस जीरो होगा। तो उन दोनों का डिफरेंस कब जीरो हो सकता है, वो सिर्फ तब जीरो हो सकता है जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो। तो इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल A पर होगा उतना ही पोटेंशियल B पर होगा, और ये B पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सेंटर तक भी कहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप B पॉइंट को कहीं भी ले आइए इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होगा ना वहां पर, क्योंकि वो कैविटी के अंदर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, वो मैंने दिखाया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आता है तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम के हिसाब से VA इज इक्वल टू VB हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, बल्कि जो हमारा थर्ड केस है वो क्या है, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल जो V का फॉर्मूला है वो हमारे पास KQ अपॉन R आएगा, बिकॉज वैसे तो आप सिर्फ यहां पे भी इसको छोड़ सकते हो, KQ अपॉन R क्यों, जो सरफेस पे था पोटेंशियल वही हमारे पास यहां पे भी आएगा। अभी मैं थोड़े से एग्जांपल्स इसको समझाऊंगा तो आपको चीजें थोड़ी और समझ में आएंगी। और यहां पर क्या था, जितना पोटेंशियल A पर है उतना ही पोटेंशियल B पर, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं, बिकॉज पोटेंशियल एट A इक्वल टू पोटेंशियल एट B, ये इस वजह से ऐसा होता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है कि कैसे पता कि यहाँ पे पोटेंशियल जितना है उतना वहां पे आएगा, वो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। अब इसका मैं आपको
एक एग्जांपल से इसका मैं आपको आंसर समझाता हूं थोड़ा सा। और ये तो था हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका इसको करने का, लेकिन हो सकता है कि हमको ये बात बहुत क्लियर नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब ये बात तो आपको पता है, आउटसाइड ये था, सरफेस पे था, और जितना सरफेस पे था उतना ही इनसाइड आएगा। और वो इनसाइड कहीं भी हो, यहां 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 कहीं भी, शेल के अंदर कहीं भी हो, पोटेंशियल उतना ही आएगा जितना कि सरफेस पर होगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या निकलता है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि अगर सरफेस के ऊपर शेल पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, और आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 5 वोल्ट ही आएगा, 5 वोल्ट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर ये स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज था, ऐसे ये चार्ज ऐसे, तो यहां पर पोटेंशियल तो 5 वोल्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और यहां पे 5 वोल्ट तो आपके पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल यहां भी आपके पास 5 वोल्ट है, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू होगी। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 दिखाता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 तभी आ सकता है जब जितना पोटेंशियल यहां पर है उतना ही पोटेंशियल यहां पर है। अब आप किसी भी पॉइंट की बात कर लीजिए, यहां पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे पोटेंशियल पूछ लें तो एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना कि सरफेस पर होगा। तो ध्यान रखिए, 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल द पोटेंशियल एट द सरफेस इज 10 वोल्ट, देन व्हाट वुड बी इट्स पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो आंसर 10 वोल्ट ही आएगा। अगर सेंटर पे ना भी पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, तो आंसर 10 वोल्ट ही आएगा। कहीं पे भी बाहर बदल जाएगा क्योंकि आर बदलता जाएगा, लेकिन अंदर की ओर कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग है। अंदर इसलिए कंसेप्ट बदल जाता है क्योंकि सिर्फ अंदर ही एक ऐसी जगह है, इनसाइड ही एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है उन दोनों पॉइंट के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है तो इसका मतलब है जितना पोटेंशियल यहां आएगा उतना ही पोटेंशियल यहां पर आएगा। ये बात थी कुल मिला के, और उसके बेस पर आपके पास ये ग्राफ था। तो मैं इस ग्राफ के अंदर सिर्फ उतनी चीजें छोड़ता हूं जितनी आपको एग्जाम में बनानी होती है। अगर आपके पास ये टॉपिक का ग्राफ पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपको जितना पार्ट मैं छोड़ दूंगा उतना पार्ट आपको बनाना होता है। यानी कि ये था इतना पार्ट, यहां पर आपको पूरा इंडिकेटेड है, ये पूरा दिख रहा है आपको, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है कि v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर सेंटर पे भी आएगा, सरफेस पर भी इतना ही आएगा v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, उसके बाद ये कम होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या है। अब जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बड़ा जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब जबरदस्त टॉपिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए अब समझना बहुत आसान है क्योंकि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पहले पढ़ा जाए, पोटेंशियल को बाद में पढ़े तो दिक्कत है, लेकिन बेसिकली क्या है, पहले पोटेंशियल आता है उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, तब हम उसको समझ पाएंगे। और स्टार्ट करेंगे बड़ी सिंपल चीज से और धीरे धीरे करके वो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान रखिएगा, इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about numericals of electric potential and electric potential energy। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों टॉपिक और इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर भी जो क्वेश्चन बनते होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। मतलब जितना हम इस चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लेकर अब तक पढ़ चुके हैं, उन सब के ऊपर जैसे न्यूमेरिकल बनते हैं ना, अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो उसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट एक खतरनाक सेगमेंट है, खतरनाक का मतलब बड़ा प्यारा मस्त, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है, तो उसको हम उस क्लास के बाद शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल जितना हम पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर हमको आने चाहिए, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्योंकि आज पोटेंशियल का सेगमेंट हम खत्म कर देंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, देखिए बेटा, अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात हो कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने जो चैप्टर नंबर 1 में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल पढ़ा है। अब हम डाइपोल की वजह से नहीं पढ़ रहे, अब हम चार्ज की वजह से पढ़ रहे हैं कि चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मतलब डाइपोल की तो बात हो ही नहीं रही है, उसका सेगमेंट खत्म, जितना था वो आ गया, अब कुछ अलग है। यानी कि ये पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डाइपोल की वजह से नहीं है, वो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से है। अब कंसेप्ट समझना है, किसका कंसेप्ट क्या है देखिए। जैसा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कंसेप्ट होता है ना, इन्फिनिटी तक हमारे पास जैसा हमारे पास पोटेंशियल का कंसेप्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द पोटेंशियल ऑफ एनी अदर चार्ज। देखो दोनों में अंतर है। आपने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? आपने ये पढ़ा था कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिजायर्ड पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर यह है कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अनदर चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अनदर चार्ज का मतलब क्या निकला? देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि जो Q1 चार्ज था वो पहले से ही यहां पे था, कोई एक पॉइंट है मेरे पास P पॉइट, इस पे एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, और मेरे पास, चलो मैं इसको और इजी बनाने के लिए सिर्फ एक Q2 चार्ज रख लेता हूं। कोई Q2 चार्ज है जो इनिशियली इन्फिनिटी पे था, ठीक है। अब मैं इस Q2 चार्ज को Q1 के पोटेंशियल में लाना चाहता हूं। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? Q1 जो चार्ज होगा उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतने रीजन में उसका पोटेंशियल भी काम करेगा, यानी कि उसका दम, उसका कैलिबर भी काम करेगा। तो अब Q1 मेरे पास ये था और Q2 इंफिनिटी पे है। मैं चाहता हूं Q2 को कहां लेके आने की? ऐसे पॉइंट पर जो कि Q1 के पोटेंशियल के अंदर आता। तो अब इसकी जरा डेफिनेशन समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट in the electric potential of the given charge। ये जो चार्ज है इसके पोटेंशियल में लाने के लिए इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को बोलेंगे हम इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला हमारे पास वही आएगा, और देखो इसको कैसे लिखेंगे? Q2 ये था, अब Q2 यहां आ गया और Q1 ये था, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे हम R12। अब सोचो R12 का मतलब क्या है? R12 का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इधर से इधर की ओर, यानी कि 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है। वैसे तो मैं इसको सिर्फ R में लिख सकता हूं, लेकिन R12 लिखने का मतलब होता है कि 1 के रेस्पेक्ट में 2 की पोजीशन कहां है? R12, ठीक है, 1 के रेस्पेक्ट में 2 की पोजीशन। तो अब सुनो, अब मेरे पास बेटा मैंने बोला है वर्क डन, अब इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा ये समझिए। वर्क डन W इज इक्वल टू, फॉर्मूला है V इंटू Q। अब जो मैं बात बता रहा हूं बड़ी टेक्निकल बात है, वो ये बात है बेटा, आपको ये तो फॉर्मूला पता ही होगा, हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है, V इक्वल टू W अपॉन Q। सिंपल, ये फॉर्मूला तो हमने सुन रखा है। अब सुनो, इससे W इक्वल टू V इंटू Q आ जाता है। कंसेप्ट ये बोलता है कि आप किस चार्ज को लेके आ रहे हो। आप चार्ज को लेके आ रहे हो Q2 को, तो मैं यहां पर Q की जगह लिखूंगा Q2। ये लिखना सीखना है आपको। जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उस चार्ज का नंबर आपको यहां लिख देना है। तो Q2 को लेके आ रहे हैं तो Q2 लिख दिया। किसके पोटेंशियल में लेके आ रहे हैं? आप Q1 के पोटेंशियल में लेके आ रहे हैं, तो Q1 के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे V1 से। तो ध्यान रखना है, W इक्वल टू V इंटू Q में पोटेंशियल होगा उस चार्ज का जो पहले से प्रेजेंट है, और चार्ज वो होगा जिसको आप लेके आ रहे हैं। बात पता लगी? पोटेंशियल उस चार्ज का जो पहले से प्रेजेंट है, और चार्ज किसका लिखना है? वो जिसको आप लेके आ रहे हो। तो हमारे पास W आ गया V1 इंटू Q2। और ये अब वर्क डन क्या है? किसके लिए वर्क डन है? कौन कर रहा है वर्क डन? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज। हम Q2 वाले के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, और Q2 वाले के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन बाय 2। सेकंड वाले चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पे जो चार्ज रखा था उसका पोटेंशियल कितना है और किस चार्ज को लेके आ रहे हो।
अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको एक कॉमन लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। आपको मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि ये यहां भी वैलिड है इसलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अच्छी तरीके से। ये जो Q1 चार्ज था इसको हमने एक स्ट्रॉन्ग रेसलर समझ लिया। WWE का एक रेसलर था, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसलर। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेसलर है तो जब कोई दूसरा रेसलर इसके रिंग में आएगा तब पता लगेगा कि इसका पोटेंशियल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब इसके पोटेंशियल में लेके आना है इसको, तो जितना वर्क डन इसको करना पड़ेगा। अगर तो एक कम वर्क डन करता है तो इसका मतलब है इसका पोटेंशियल कम है, और अगर ये ज्यादा वर्क डन करता है तो इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल है, इसका अंदर दम ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें दो बातें हो सकती है। कब इसको कम वर्क डन करना पड़ेगा? जब V1 या जब Q1 या Q2 में से कोई भी कम हो। दोनों में से आपके पास Q1 या Q2 में से अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आपको इस बात का पता लग सकता है कि वर्क डन कितना निकलेगा। तो बेसिकली एक शॉर्टकट में जो बोलते हैं हम गागर में सागर वाली बात, कि अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि पोटेंशियल आपको उसका लेना है जो चार्ज पहले से प्रेजेंट है, और चार्ज किसका लेना है? जिसको आप लेके आ रहे हैं, और जिसको लेके आ रहे हैं वही तो वर्क डन करेगा, इसलिए वर्क डन भी आएगा। Q2 को आप लेके आ रहे हो तो वर्क डन का नाम होगा W2, वर्क डन बाय 2। ठीक है, तो वर्क डन बाय 2 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 1 इनटू चार्ज ऑफ 2। अब जरा इसकी वैल्यू पुट करते हैं। V का फॉर्मूला आपको पता है वो KQ/R ही होता है, क्योंकि चार्ज का नाम Q1 था तो यहाँ पे Q1 लिखूंगा। पोटेंशियल 1 का है तो चार्ज भी तो 1 का ही रहेगा। ठीक है, और साथ में दूसरा चार्ज था Q2, और यहाँ पे R की जगह क्या रखना चाहिए? R12। तो ये आपके पास W2 हो गया। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, मैं लिख देता हूं इसको, हेंस पोटेंशियल एनर्जी W, पोटेंशियल एनर्जी जो थी ना हमारे पास U, वो W के बराबर ही है, KQ1Q2/R। जो आपने वर्क डन किया है वही आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। लास्ट बार बता रहा हूं कि आपको पोटेंशियल उसका लेना है जो चार्ज पहले से प्रेजेंट है, और चार्ज किसका लेना है? जिसको लेके आ रहे हैं। अब मैं क्यों आपको ये बार बार बता रहा हूं? आप सोचेंगे सर आप तो ये बार बार बता रहे हो, क्या मतलब है इसका? मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि अगर ये बात आपको याद हो गई ना तो अब जो हम करने वाले वो आप यूं करेंगे। क्यों? ठीक है, देखो, ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक बस इतना सा ही था। इस टॉपिक को सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला पता लग जाए। V इंटू क्यू से ही आता है, KQ1Q2/R। नॉर्मली KQ1Q2/R होता है, लेकिन R12 आप लिखे तो जरा टेक्निकल होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब बहुत जबरदस्त तरीके से ये चीज चलेगी। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। सिस्टम ऑफ n चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। अभी तक हमने कितने चार्ज लिए थे? दो, एक पहले से था और एक को हम लेके आ रहे थे। और वो जो n चार्जेस आपके पास हैं वो कहां रखने हैं? अब बेटा इसका टेक्निकल जरा एस्पेक्ट समझना। कोई एक P पॉइंट पर है, एक P पॉइंट था, ठीक है, और यहां पे मेरे पास इन्फिनिटी पे चार्जेस थे Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस मान लेता हूं। दे आर इनिशियली प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। ये सारे के सारे चार्ज जो है ना, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, दे आर इनिशियली एट इन्फिनिटी। और मुझे क्या करना है? एक एक करके, वन बाय वन, इन चार्जेस को P पॉइंट के आसपास लेके आना है। ठीक है, और जो टोटल निकलेगा वो सबकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो ध्यान रखना है, वन बाय वन चार्ज लेके आना है। अब कंसेप्ट सीखना है, हम जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं वो सबकी निकाल रहे हैं। n नंबर ऑफ चार्जेस अगर हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? तो अब देखिए, मैं लिखता हूं, तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1, Q1 चार्ज को लेके आने में कितना वर्क डन होगा? तो उसको मैं लिखता हूं W1। फॉर्मूला क्या लिखना है? V इंटू क्यू। और आपको मैंने बताया था कि V इंटू क्यू में V किसका और Q किसका। सोचिए इसका आंसर क्या आएगा? क्या लिखना चाहिए? V के साथ क्या लिखना चाहिए? V1। V1 पक्का? अच्छा चलो देखते हैं। Q के साथ क्या लिखना चाहिए?
Q1 किसको लेके आ रहे हो? 1 को लेके आ रहे हो ना, और अगर 1 को लेके आ रहे हो तो इसका मतलब है कि मुझे यहां तो Q1 लिखना ही पड़ेगा। Q1 को ही तो पहले लेके आओगे P पॉइंट पर, क्योंकि वो यहां पे था नहीं, वो इंफिनिटी पे था, उसको लेके आना है। और पोटेंशियल किसका लेते हैं? पोटेंशियल उस चार्ज का लेते हैं जो वहां पहले से होता है। पहले से कोई चार्ज था? नहीं था, पहले से कोई चार्ज ही नहीं है। और अगर पहले से कोई चार्ज ही नहीं है तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है ना V, इसकी जगह लिखेंगे 0, बिकॉज देयर वाज नो चार्ज इनिशियली। जब कोई चार्ज ही नहीं था तो पोटेंशियल कैसे आएगा? V का फॉर्मूला होता है KQ/R। जब चार्ज ही 0 है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो पोटेंशियल तो 0 आ ही जाएगा ना। तो इसका मतलब इनिशियली इस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और Q1 आपके पास वो चार्ज था जिसको आप लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब W1 का फॉर्मूला क्या आ गया? W1 आ गया 0। W1 0 आ गया। क्यों? क्योंकि पहले से कोई चार्ज था नहीं, तो पोटेंशियल 0, और जिसको लेके आ रहे हैं वो Q1, तो 0 × Q1 = 0। अब एक बार इसको हम कॉमन लाइफ के एग्जांपल से समझे कैसे। मैं वही रेसलर वाला एग्जांपल देता हूं। आप सोचिए, रिंग है लेकिन उसके अंदर कोई रेसलर ही नहीं है, खाली है। तो जो पहला रेसलर आएगा वो तो चौड़ा हो गया आएगा ना, क्योंकि सामने कोई कंपटीटर ही नहीं है। तो इसका मतलब कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा उसे आने में, चुपचाप चलाएगा आराम से, टहलते टहलते डांस करते करते कैसे भी आ जाएगा आराम से। उसको कोई टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसके साथ दूसरा रेसलर कौन आने वाला है, क्योंकि रिंग तो खाली पड़ी है। तो रिंग खाली का मतलब क्या हो गया? कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो ये आराम से आ जाएगा बिना कोई वर्क डन करे हुए। बात पता लगी? तो ये वो था कि कोई चार्ज नहीं था तो कोई पोटेंशियल नहीं था, और जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं वो ये था। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। अगर उस रिंग के अंदर अब एक आपके पास रेसलर आ गया, तो अब जो कोई दूसरा रेसलर आएगा उसको तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब रिंग खाली नहीं है, अब वहां कोई आ चुका है। तो अब देखिए अब क्या हुआ, Q1 पहुंच गया यहां पर। अब इसके बाद की बात करते हैं। Q1 पहुंच गया यहां पर, और Q2 को कहां लेके आना चाहते हो? इस पॉइंट के ऊपर नहीं लाना, इसके आसपास लेके आना है। इसके आसपास भी तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो Q2 वाले पॉइंट को हम लेके आते हैं, मान लो यहां। अब Q1 तो आ चुका, इसका काम खत्म, तो Q1 यहां से मैं हटा देता हूं। डायग्राम की टेंशन नहीं लेनी है, लॉजिक समझना है। Q1 यहां पहुंच चुका, तो Q2 को मैं यहां से यहां ले आया, तो Q2 को अगर यहां लेके आओगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया R12, जैसे मैंने बताया था अभी। तो अब क्या लिखोगे? वर्क डन बाय, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2। अब Q2 को जब मैं लेके आऊंगा तो क्या लिखूंगा? इस बार इसको लिखेंगे W2। पोटेंशियल किसका होगा? W का फॉर्मूला V × Q है। अब डिसाइड करो पोटेंशियल किसका लिखना है? उस चार्ज का जो पहले से प्रेजेंट है। कौन सा चार्ज पहले से प्रेजेंट है? Q1 आ चुका है ना, तो V1 आ जाएगा। चार्ज किसका लेना है? उसका लेना है जिसको आप लेके आ रहे हो, तो Q2 था, तो V1 × Q2 सॉल्व कर लो। तो V1 कितना आ गया हमारे पास? V1 था हमारे पास KQ1/R12 × Q2। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी को सॉल्व किया था। अब देखते हैं कि थर्ड आप बता पाते हैं कि नहीं। ये तो मैंने सॉल्व कर लिया था पहले भी, ये मैंने नया कंसेप्ट बताया। अब इन दोनों के कंसेप्ट से ये देखते हैं कि आप थर्ड वाली चीज बता पाएंगे कि नहीं। अगर आपने बता दी तो इसका मतलब सीख गए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 को लेके आएंगे तो वर्क डन कितना होगा? W3। तो पहले मैं बता दूं कि डायग्राम में क्या चेंज हो जाएगा। डायग्राम में हो गया कि Q1 यहां पे आ चुका, Q2 भी आ चुका, Q3 को लेके आ रहे हैं। तो मान लीजिए Q3 को हम यहां तक ले आते हैं, और Q3 ऐसी जगह पे कि इसके भी पोटेंशियल में और उसके भी पोटेंशियल में। डिस्टेंस देख देता हूं, 1 से लेकर 3 के बीच में हो गया R13, 2 से लेकर 3 के बीच में हो गया R23। लिखना बहुत आसान है। 2 और 3 की बात कर रहा हूं तो 23 लिख दूंगा, और 1 और 3 की बात कर रहा हूं तो 13 लिख दूंगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखना है, क्या लिखना होगा? W3 = पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या लिखना चाहिए? सोच लो जरा, सोचो सोचो।
सोचो। तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं। W3 पोटेंशियल किसका? Q3 जो है ना, वो जब यहां आया तो वो Q1 के भी पोटेंशियल में आया और Q2 के भी, दोनों के पोटेंशियल में आ रहा है। अब सोच के देखो ना, रिंग जब खाली थी तो पहले पहला रेसलर आया, ठीक है, तो पहला रेसलर जब आया तो दूसरा रेसलर फिर किसके पोटेंशियल में आया? पहले के। फिर दूसरा भी रिंग के अंदर चला गया। अब जो तीसरा आएगा वो किसके पोटेंशियल में आएगा? वो 1 के भी और 2 के, दोनों के पोटेंशियल में आएगा। दोनों ही रेसलर रिंग में है ना, तो जब दोनों ही रेसलर रिंग में है तो इसका मतलब वो दोनों के पोटेंशियल में आ रहा है। और अगर वो दोनों के पोटेंशियल में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे V1 प्लस V2, पोटेंशियल दोनों का ही आएगा क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज वहां पहले से प्रेजेंट थे। और किस चार्ज को लेके आ रहे हो? जिस चार्ज को लेके आ रहे हो उसका नाम है Q3, तो यहां पे मैं लिख दूंगा Q3। तो ध्यान रखना, पोटेंशियल उन सबकी वजह से होगा जो जो चार्ज वहां पे प्रेजेंट हो गए। Q1 प्रेजेंट था तो V1 आ गया, Q2 प्रेजेंट था तो V2 आ गया, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया, दोनों पोटेंशियल को एक साथ। और चार्ज कौन सा लेते हैं? जिसको आप लेके आ रहे हैं। ये बात क्लियर है? तो V1 प्लस V2 इंटू Q3। अब देखते हैं बेटा, V1 का फॉर्मूला क्या लिखूं? V1 का फॉर्मूला लिखूंगा KQ1 अपॉन R13, ठीक है, प्लस अगर आप यहां कंफ्यूज हो जाए कि यहां पे 13 लिखना है 14 लिखना है, तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूं अभी, ठीक है? अभी देखना, चलो मान लेता हूं कि मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मुझे यहां 13 लिखना है, 23 लिखना है, क्या लिखना है, तो उसे कैसे फिर याद करूं मैं, कैसे मैं अपने आप को रिकॉल करूं? तो देखिए, मैं सीधा V1 को तो मैं KQ1 अपन R लिख सकता हूं, V2 को मैं KQ2 अपन R लिख सकता हूं, और इनटू में Q3 था, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? KQ1 Q3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन R था, प्लस KQ2 Q3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अपॉन R। अब मेरे लिए आसान है कि मैं R के साथ क्या लिखूं। ऊपर लिखा है 13 तो मैं यहां लिख दूंगा 13, यहां लिखा है 23 तो यहां लिख दूंगा 23। लॉलीपॉप। इसी तरीके से जैसे यहां पे 1 था तो अब ये तो मुझे पता लग गया, तो अब मैं इसको यहां लिख देता हूं, पहले भूल गया था, याद आ गया, ठीक है? तो ये इस तरीके से है बेटा। तो ये हमने निकाल लिया कहां तक का? वर्क डन 3 के लिए। बस एक लास्ट और निकालूंगा 4 के लिए, और उसके बाद हम उसको सम लिखेंगे, ठीक है? 4 के लिए भी इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि थोड़े से और कंसेप्ट क्लियर हो। जब एक दो स्टेप आप आगे बढ़ जाते हैं तो चीजें फिर तब समझ में आने चालू हो जाती है, ठीक है? तो अब देखिए, डायग्राम को मैं मिटा के दोबारा से बनाता हूं कि अब जो कंडीशन हो चुकी है उसके हिसाब से क्या हो चुका है। Q1 आ चुका था एक पॉइंट P पे, फिर उसके बगल में कहीं Q2 आ गया था, फिर एक Q3 आ गया है, और अब किसकी बारी है? Q4 को ले आया मैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? अभी और बहुत सारे हैं, Q5 Q6 बहुत सारे हो सकते हैं, Qn तक n नंबर है, लेकिन हम सारे सॉल्व नहीं करेंगे। सारे सॉल्व करेंगे बुढ़ापा आ जाएगा हमारा, फायदा क्या है, ठीक है? तो अब क्या क्या होगा? Q1 के पोटेंशियल में भी Q4 आएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया R14, ठीक है? मैं सिंपल इतना पार्ट दिखा देता हूं आपको। Q2 के पोटेंशियल में भी Q4 आ रहा है, तो ये आ गया R24। Q3 के पोटेंशियल में भी Q4 आ रहा है, तो आ गया R34, 3n4। ये तो हमारे पास R आ गए। अब देखो आगे मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, कौन सा? Q4। अब Q4 के लिए मैं क्या लिखूं? बताओ, W4 का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? किसके पोटेंशियल में आ रहा है Q4? 3 चार्ज के पोटेंशियल में आ रहा है। 1 भी वहां पहले से है, 2 भी पहले से है, 3 भी पहले से है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में लिखूंगा मैं V1 प्लस V2 प्लस V3, और जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो वो कौन है? वो है Q4 को लेके आ रहे हो, ठीक है बेटा? तो पता लग रहा है ना, जो चार्ज पहले से प्रेजेंट थे उनके पोटेंशियल एक साथ लिख दिया आपने। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा ऐड होते चले जा रहे हैं पोटेंशियल, और चार्ज किसका लिखना है? जिसको आप लेके आ रहे हैं। तो बस अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या क्या आएगा?
बिना डायग्राम के भी आप इसका आंसर ले सकते हैं। तो W4 मेरे पास आता है, V1 की जगह मैं लिखूंगा KQ1 अपॉन R। भूल गए हम फिर से क्या लिखना है R के साथ, कोई बात नहीं, प्लस KQ2 अपॉन R प्लस KQ3 अपॉन R, ये तो याद रहेगा। साथ में क्या था, Q4। अब देखो यहीं से मैं इसको समझ सकता हूं, जब मैं Q4 की मल्टीप्लाई इन सब में करूंगा तो क्या आएगा, 1 वाले के साथ आएगा Q1 Q4, तो मैं यहाँ 1 4 लिख देता हूँ। 2 वाले के साथ आएगा Q2 Q4, तो आएगा 2 4, Q3 Q4 तो आएगा 3 4, ये लिख दिया मैंने। अब W4 कितना आता है, K मल्टीप्लाई कर दो, K Q1 Q4 अपॉन R14। आपके पास चेक करने का तरीका है, जो यहां लिखे हैं ना नंबर, एग्जैक्टली वो नंबर वैसे लिखे होने चाहिए उसी सीक्वेंस में, प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34, ये आया आपके पास। तो वर्क डन बाय फोर्थ चार्ज ये निकल के आ गया। तो हमने वर्क डन बाय फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकाल लिया, फोर्थ निकाल लिया, उन सब की वैल्यू मैंने आपको बता दी क्या क्या आती है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनका नेट निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालनी है। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ, इसको हम क्या लिख देते हैं आगे आगे, एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए चलता जाएगा, लेकिन हम सारे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमें निकालना है इन सबका नेट। तो अब देखिए, अब जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं ये थोड़ी टेक्निकल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब दिमाग सही काम करेगा। अब तक ये चीजें थी थोड़ी सिंपल सी थी, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं आपको ये थोड़ा और टेक्निकल हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से। अब मैं लिखता हूं, नाउ वर्क डन by system of work done by system of n charges, work done by system of n charges, उसको क्या लिखेंगे, W is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4 and so on up to Wn, n नंबर ऑफ तक चलेगा, ठीक है। W1 कितना निकाला था आपने, 0। W2 कितना निकाला था, वो निकाला था आपने K Q1 Q2 अपॉन R12, ये वैल्यू आपने निकाली थी। फिर W3 क्या निकाला था, वो निकाला था आपने K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। फिर W4 क्या निकाला था, वो ये लिखा हुआ है K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24, ये सॉरी यहाँ पे 13 था और यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये 13 था और ये 23, करेक्ट। Q2 Q4 अपॉन R24 एंड K Q3 Q4 अपॉन R34 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। जितनी हमने वैल्यू निकाली वो सारी हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब बेटा इसका नेट निकालना है मुझे, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम समीशन की फॉर्म में लिखते हैं, सम की फॉर्म में, समीशन की फॉर्म में लिखते हैं। वो कैसे लिख पाएंगे, therefore W is equal to, अब जो मैं लिख रहा हूं बहुत ढंग से देखना, बड़ा जबरदस्त है, समीशन ऑफ I is equal to 1, J is equal to 1, I is not equals to J up to n, K सब में कॉमन था तो K को मैं बाहर लिख ले रहा हूं, Q I Q J अपॉन R I J। मैं जानता हूं कि जितने लोग वहां बैठे हैं उनमें से कई लोगों की आईब्रो जो होगी बिल्कुल बीच में आ गई होगी कि सर ये क्या खतरनाक समीशन है, ऐसा तो हमने मैथ्स में भी नहीं पढ़ा अभी तक। फैक्ट है, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ लिया, हो सकता है कुछ नहीं भी पढ़ा है। ये एक ऑब्वियसली बहुत अजीब तरीके का समीशन है। अब ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ, मीनिंग समझाता हूँ इसका। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ लिख दिया आपको डराने के लिए कि भैया डरते रहो और गश खाते रहो, ऐसा नहीं है। जो चीज मैं लिखूंगा वो समझाऊंगा जरूर, चाहे फिर कैसी भी हो। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि मैं इन सबको अगर मुझे ऐड करना है तो एडिशन का मतलब होता है समीशन करना, और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स तक कोई चीज चल रही है तो हम उसको समीशन की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे आप लिखते हैं
समीशन ऑफ, जनरली आपने समीशन कैसे पढ़ा होगा, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर एक टर्म नहीं है, यहां पर बहुत सारे टर्म है। यहां पर हमारे पास दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन है। आप चेक करें, जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उसमें एक चार्ज नहीं आता, उसमें दो चार्ज आते हैं, ठीक है। और एक बात नोटिस करो, जितने भी मैंने यहां पे लिखे हुए हैं इनमें क्या कोई ऐसा टर्म है जहां पर Q1 Q1 लिखा हो, Q2 Q2 लिखा हो, Q3 Q3, Q4 Q4 ऐसा कहीं लिखा हो? है कोई ऐसा टर्म? हो भी नहीं सकता। कोई चार्ज अपने ही पोटेंशियल में कैसे आ सकता है? ये तो वही बात हो गई कि रिंग के अंदर एक रेसलर पहुंच गया और उसके बाद वही रेसलर बाहर से दोबारा आ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। डबल रोल वाला हिसाब किताब थोड़ा है कि पहले एक पहुंच चुका दोबारा वो फिर से आ रहा है वहां पे, नहीं हो सकता। तो जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए पहला चार्ज कभी अपने ही पोटेंशियल में दोबारा नहीं आ सकता, दूसरा चार्ज भी नहीं आ सकता। इसलिए कहीं Q1 Q1, Q2 Q2, Q3 Q3, Q4 Q4 नहीं आया। तो अब मैंने जो समीशन लिखा है इसका मीनिंग समझो। ये तो आपको पता है कि ये सारे के सारे जो हैं इन सब में K कॉमन है। आ गया K कॉमन, K को हमने कॉमन निकाल लिया। अब मैंने लिखा है समीशन I इक्वल टू 1 to n एंड J इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब ये निकलता है, और पहले चार्ट पे लिखा है QI, यानी कि जो फर्स्ट चार्ज है मेरे पास Q1 Q1 ये जो दिख रहा है आपको, ये जो फर्स्ट चार्ज मेरे पास दिख रहा है आपको, इसमें I की वैल्यू 1 रखूंगा तो Q1 आ जाएगा, I की वैल्यू 2 रखूंगा तो Q2 आ जाएगा, I की वैल्यू 3 रखूंगा तो Q3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, J की वैल्यू 1 अगर रखूंगा मैं दूसरे वाले में तो यहां भी Q1 Q2 Q3 Q4 कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैंने एक चीज लिखी है, I इज नॉट इक्वल टू J। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों 1 1 हो जाए और दोनों 2 2 हो जाए। I और J दोनों की वैल्यू 1 1 हो तो सकती है, लेकिन एक साथ नहीं हो सकती है। ना तो I और ना तो J दोनों कभी 1 1 हो सकते हैं, ना कभी वो 2 2 हो सकते हैं, ना कभी वो 3 3 हो सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया उसकी कोई प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि QI QJ का मतलब होता है कि I की वैल्यू 1 भी हो सकती है, J की वैल्यू भी 1 हो सकती है, लेकिन दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते, दोनों एक साथ 2 नहीं हो सकते, दोनों एक साथ 3 नहीं हो सकते। दोनों की वैल्यू एक जैसी नहीं हो सकती एक ही बार में, वो अलग अलग में आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि Q1 Q2 आ जाए और फिर ये पॉसिबल है ये Q2 और ये Q1 हो जाए, लेकिन दोनों एक साथ 1 और एक साथ 2 नहीं हो सकते। ये लिखा है हमने कि I इक्वल टू 1 to n, J इक्वल टू 1 to n, I इज नॉट इक्वल टू J। और जो यहां आता है वही यहां आता है। चेक करो, 1 2 लिखा है तो 1 2 आ रहा है, 1 3 लिखा है तो 1 3 आ रहा है, 3 4 लिखा है तो 3 4 लिख रहा है। तो इसका मतलब IJ है तो IJ आएगा। ये बात बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गई, ठीक है बेटा। अब इसमें एक टेक्निकल बात है, ये यहां पे हम एक चीज लिखते हैं, जो मैंने लिखा है ना या समीशन, वहां पे एक चीज और लिखते हैं, ऑल पेयर्स। ऑल पेयर्स का मतलब होता है कि जितना भी आप सॉल्व कर लें, ठीक है, सारे पेयर। पेयर का मतलब हमेशा चार्ज जो है वो पेयर के फॉर्म में, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है पता है? प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि क्या कभी ऐसा होगा कि ऐसा टर्म आ जाए और एक टर्म ऐसा आ जाए? क्या ये दोनों चीजें आ सकती हैं? पता है पहले का मतलब क्या निकलता है? पहले का मतलब ये है कि Q1 के पोटेंशियल के अंदर Q2 आ रहा है, यानी ये V1 इंटू Q2 है। और इसका मतलब क्या है? सेकंड के पोटेंशियल में 1 आ रहा है, यानी कि इसका फॉर्मूला हुआ V1 इंटू Q2 और इसका फॉर्मूला है V2 इंटू Q1। क्या ये दोनों चीजें सेम है? पहले के पोटेंशियल में दूसरे का आना और दूसरे के पोटेंशियल में पहले का आना, क्या ये बातें सेम है? नहीं है? है? हो सकती है? हो सकती है। अगर दो लड़ने वाले हैं आपस में, एक स्ट्रांग है एक वीक है, तो मैं स्ट्रांग को वीक से लड़ाऊं या वीक से स्ट्रांग को लड़ाऊं, एक ही तो बात है, क्योंकि दोनों वही तो है। अगर दोनों वही हैं तो इसका मतलब इसका आंसर और इसका आंसर तो सेम आएगा। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हर चीज, जैसे Q1 Q2 अपॉन R12 लिखा है तो कभी ऐसा भी आएगा Q2 Q1 अपॉन R21। जैसे यहाँ 1 3 लिखा है तो कहीं 3 1 भी आएगा। इसका मतलब हर पेयर अपने आप को रिपीट करता है। एक बार आ गया तो बिल्कुल वैसा ही टर्म उसी वैल्यू का एक बार और आएगा। तो जितना भी हमने अभी तक ये सॉल्व किया है ना, इसका आंसर आएगा डबल, जितनी एनर्जी होगी। अब मान लो कि मैं बात करता हूं कि मेरी और किसी और के साथ एक बॉन्डिंग है, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब उसकी और मेरी बॉन्डिंग क्या है, ये भी तो सेम ही मतलब होती है। अगर मैं दोनों को 2 बार जोड़ूंगा तो इसका मतलब गड़बड़ आएगा, क्योंकि पेयर एक ही है, 1 और 2 एक ही पेयर है।
और एक ही पेयर है तो 2 बार कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और अगर 2 बार कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते तो हम क्या लिखते हैं अब इसके बाद, ये तो हमने लिख दिया ऑल पेयर्स, जब आप सबको 2-2 करके ले लेते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर, अगर मैं ईच पेयर की बात कर दूं तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वही जो वर्क डन है वो क्या आएगा, वो आएगा, यहां लिख देता हूं आगे, हाफ के समीशन ऑफ I is equal to 1, J is equal to 1, I not equals to 1, not equals to J over N हो गया, और QI QJ अपॉन RIJ, ये आपके पास आया फाइनली। इस बार हमारे पास क्या था, यहां तो हमारे पास था ऑल पेयर और ये हो गया ईच पेयर। अगर ईच पेयर के लिए निकालना है तो ऑब्वियसली आपको सारी चीजें डबल डबल करके मिलने वाली थी, तो हम उसका हाफ कर लेंगे तो आपको इंडिविजुअल के लिए पता लगेगा, सिंगल सिंगल के लिए पता लग जाएगा। जब एक ही चीज 2 बार आती है तो आंसर मेरा डबल हो जाएगा ना, लेकिन हमें तो हर पेयर की निकालनी होती है, तो हम पूरा जितना आंसर है, मान लो 500 जूल आंसर आता है, तो वो तब आया होगा जब हर चीज 2-2 बार रिपीट होके आई होगी। तो इसका मतलब है अगर मुझे एक एक करके रिपीट करके उसको करना है, मतलब एक एक कॉम्बिनेशन में करना है, तो मुझे 500 जूल का हाफ करना पड़ेगा 250, तो हर पेयर के लिए आएगा। मैं जानता हूं ये बात बहुत टेक्निकल है, और अब तक मैंने जितनी बातें आपको बताई होंगी इसमें इस बात का ऑर्डर बहुत ऊपर है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली एवरेज मेंटेलिटी के लिए है ही नहीं, एवरेज बच्चे के लिए है ही नहीं ये बात ही उसके लिए जो सही दिमाग से पढ़ेगा और सही दिमाग से इसको समझेगा। लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और इन केस अगर थोड़ा बहुत अभी डाउट रह गया है तो आप इसको एक बार और देखिए बेटा ढंग से, इस वीडियो का रिपीटेशन जरूर देखना, तो आपको पता लग पाएगा कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कंसेप्ट वही है, पोटेंशियल उस चार्ज का लेते हैं जो पहले से प्रेजेंट है, और चार्ज उसको लेते हैं जो बाहर से आ रहा है, ठीक है बेटा। दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड वेरी ब्यूटीफुल क्लास, ठीक है बेटा, राइट। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।